अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जहां जहां हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग खुशबाश हैं, अच्छी सेहत में हैं और अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। और जहां खुदा न खास्ता अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की हम समेत वो आजमाइश डाले और दूर करे। नाजरीन, एक टर्म, एक लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, आपने भी कई बार सुना होगा, और वो है अदम बर्दाश्त, यानी कि किसी की कोई बात बर्दाश्त ना करना। और अदम बर्दाश्त का मुजाहरा हम जिंदगी में नहीं, मेरे ख्याल से दिन में कई बार कर रहे होते हैं। हम अगर ट्रैफिक देख लें, सड़कों पर, अपने दफातर में, हमारे घरों में मुलाजमीन के साथ, कहीं ना कहीं हम अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मजीद हम उलझनों का शिकार होते हैं। अच्छा, अदम बर्दाश्त का मुजाहरा मुझे लगता है वहीं पर किया जाता है जहां पर आप अपने आप को बरतर पाते हैं, जहां पे आप खुद को बॉस समझते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी ने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया अपने बॉस के सामने? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने सुनी होगी या मैंने सुनी होगी, हम अक्सर कहते हैं ना कि यार गलत बात मुझे ना बर्दाश्त नहीं है, बस बाकी जो मर्जी करो लेकिन मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये बात सोचने की है कि गलत बात पर ही किसी के तो सब्र किया जाता है, गलत बात को ही तो बर्दाश्त किया जाता है, वहां पर ही तो आपको अपना तहम्मुल और सब्र और मोहब्बत और हमदर्दी दिखाने की जरूरत होती है। भला किसी को किसी शख्स की सही बात पर भी कभी गुस्सा आया है या सही बात भी बर्दाश्त करनी पड़ी है? तो ये जुमला मुझे नहायत ही ओक्सा लगता है कि भाई मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे इसी नोट के साथ कि हमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पे लगे कि यू आर द बॉस, लाइक आज जो आपके मुलाजमीन है या जो आपसे जूनियर हैं या जो बच्चे हैं या जो भी आपके आसपास है। जनाब, अब जरा करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। आज की तो खबर नहीं है, खबर तो जनाब 17 सितंबर की है। और अगर कहा जाए कि 17 सितंबर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए किसी हादसे से कम नहीं है तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा। फ्राइडे को मैं भी जब सुबह शो करके गई और हमने पूरा शो डिज़ाइन किया और उसके बाद भी हमारी नज़रें होने वाले मैच पर थी। रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाने जा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम के दरमियान सिक्योरिटी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे और मैच से कुछ लम्हात पहले ही खबर ब्रेक होती है जनाब की जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने अपना दौरा क्रिकेट पाकिस्तान जो है वो मनसूख कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस। और इतने भौंडे और फौहड़ अंदाज में जनाब जो है ये मैच खेलने से इनकार किया गया। बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम जनाब वापस चली गई और ऊपर से जो न्यूजीलैंड बोर्ड है, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है डेविड वाइट, उनका बयान भी जो है वो किसी हैरत से कम नहीं है। डेविड वाइट ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी की जो मुख्तसर वजह है वो पीसीबी को बताई गई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तफसील में कुछ नहीं बताया गया और बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त पूरी सूरत हाल के ऊपर। इसी के ऊपर जनाब बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। गुड मॉर्निंग सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर बताएगा कि न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का जो डिटेल बयान सामने आया है वो उससे कुछ भी आगाह नहीं कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी रीजंस हैं वो अभी तक नहीं बताई गई हैं। तो आपको लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड है वो मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है? इंटेलिजेंस शेयरिंग तो लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, एक आप बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त की बात कर रही थी, वो अदम बर्दाश्त जो है वो इस वाक़े से भी बहुत नज़दीकी तरीके से लिंक होती है। कहा जाता है और कहा गया है, आज तक कहा जाता रहा, लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो इस वाक़े के बाद और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट बजाते खुद इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, बट द क्रिकेट इज मैनेज बाय द चीटर्स एंड द लायर्स। उसमें बोर्ड शामिल है एंड इवन आईसीसी इज पार्ट ऑफ दैट चीटिंग एंड दैट बायस्ड ओपिनियंस and by lying against nations and against cricket team। और उसकी वजह ये है कि जैसे आपने फरमाया कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे,
अब जब वो आए तो यहाँ से आने से पहले उनकी एक बाकायदा सिक्योरिटी टीम आई थी और उस सिक्योरिटी टीम में कोई शख्स भी जो है वो पाकिस्तान से नहीं था। दे आउट ईदर वो न्यूजीलैंड से थे या उनमें आईसीसी का रुकन था। उन्होंने आके हर चीज का मायना किया, हर चीज की उनको प्रेजेंटेशन दी गई, क्योंकि इस किस्म के वाकयात के अंदर डिटेल पिक्टोरियल अपना प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसके बाद जगहों का मायना किया जाता है, फिर आप बताते हैं कि क्या क्या डिप्लॉयमेंट्स आप करेंगे इस हालात में। और पाकिस्तान ने कोई 4000 सिक्योरिटी एहलकार इस चीज के लिए डिप्लॉय किए हुए थे। इसलिए न्यूजीलैंड की टीम सेटिस्फाइड थी, उन्होंने जाके अपनी कौम को, अपने हुकूमत को बताया, बोर्ड को बताया और टीम यहाँ आ गई। टीम ने 3 दिन प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के सेशन में भी आपको पता है कि ना तो वहाँ पे कोई स्पेक्टेटर होता है, ना वहाँ मीडिया वाले होते हैं, वो स्टेडियम खाली होता है। और वो सही तरीके से गए, सही तरीके से वापस आए। अभी आपने अपनी एक फिल्म चलाई जिसमें देखिएगा कि 100 गाड़ी थी जो उनकी 2-3 जो फ्लाइंग कोचेस को प्रोटेक्ट कर रही थी और पूरी सड़क बंद की जाती है। उसके बाद जिस दिन स्टेडियम में मैच शुरू हुआ उस वक्त तक स्टेडियम के अंदर स्पेक्टेटर्स नहीं आए थे कि जी कोई ऐसा थ्रेट डेवलप होता कि जी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि जब टीम होटल से मूव कर रही है स्टेडियम तक तो कोई ऐसा वाकया हो, क्योंकि आप खुद ही देख रहे उनको किस तरह हसार में लिया गया था और सड़कों पर ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। सरीना होटल से आपसे पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का रुख कर चुके हैं और हमने पीएसएल के मैचेस भी किए हैं और बड़े शानदार और कामयाब हमारे मैचेस गए हैं। कहीं खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो अफगानिस्तान की हमारे हमसाया मुल्क में जो बदलती सूरत हाल है इसके ताने बाने कहीं वहां जाकर तो नहीं थोड़े से मिलते हैं। आप इस हवाले से क्या सर राय रखते हैं कि क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो बदलती सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए ये अचानक न्यूजीलैंड बोर्ड और उनकी टीम का फैसला हो? मैं आपको इसी तरफ लेके आ रहा था जी। और ग्राउंड रियलिटीज ये इसलिए बयान कर रहा था ताकि चीज को समझने में आसानी और कोई ये ना कहे कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर रहे हैं। ठीक। और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त तक ये अनाउंसमेंट हुई उस वक्त स्पेक्टेटर्स नहीं आए थे, टीम ने मूव करना था, टीम ने मूव भी नहीं किया था, वो होटल में मौजूद थी। तो जो इल्हाम हुआ क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, या कहां से उनके ऊपर खबर आई या क्या वजह बनी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन के है तो वो तो अफगानिस्तान के अंदर है जी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योर है, बाकायदा तार लगी हुई है। हाँ, अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के जरिए जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं और जिसमें वेस्टर्न पावर्स और सुपर पावर्स इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान को भी बदनाम कर रही हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम कर रही हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और मैं यहाँ पे इसको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस किस्म के वाकयात में होता यह है कि जब 2 सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, 2 हुकूमत होती है, वो आपस में बैठ के बातचीत करती है। वो कहते हैं कि जी हमें ये थ्रेट है, ये चीज है, आप इसको इस तरह करके बदल लें, ये चीज एक रूट को चेंज कर लें, स्टाइल को चेंज कर लें, आप स्पेक्टेटर्स के अंदर आने को। लेकिन कुछ नहीं कहा गया। अब जब कुछ नहीं कहा गया, यूनिलैटरल फैसला लिया गया, तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन लाने में हक बजानिब हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो आई थी यहाँ पे और जिस तरह वापस गई वो सारा प्री प्लान था। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो प्री प्लान था। उसके अंदर बाकी कुछ ताकतों की इनपुट शामिल थी जो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली बदनाम करती रही हैं और आईसीसी भी इसमें मुजरिम है। आईसीसी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे आईसीसी में आप हेयरिंग के लिए जाएंगे, मैं आज आपको बताता हूं आईसीसी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगी, कोई तरीकाकार इख्तियार नहीं करे। इसका मतलब है ये साजिश जो है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, अगर बिल्कुल अगर ये प्री प्लान है और ये प्रॉपर साजिश के तहत पूरा खेल रचाया गया है तो इसकी तो सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारा मामला जो है वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर जो है हमारी थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाएं कि शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी बातें सामने आ रही है कि बहुत जल्द जो इस पूरे मामले के जो ताने बाने हैं वो कहाँ जाकर मिलते हैं, ये मीडिया के ऊपर भी आएगा और आलमी दुनिया भी जानेगी कि एक्चुअली क्या हुआ है। क्या उनका इशारा भी इसी तरफ है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी के सामने आएगा। आज उठा के देख ले, इसके ताने बाने आईसीसी में मिलेंगे, इसके ताने बाने इंडिया में मिलेंगे और इसके ताने बाने जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज उनमें मिलेंगे। जो वेस्ट तो पाकिस्तान के खिलाफ है, फ्रांस का सदर क्या स्टेटमेंट देता है, अपना यूके की क्या स्टेटमेंट्स आ रही है, यूके की भी टीम ने आना था, अभी आप देखेंगे वो भी कैंसिल कर देंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी आना था। तो ये सारे मैंने कहा जब प्री प्लान्ड है तो न्यूजीलैंड इज पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड न्यूजीलैंड शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। They have cheated Pakistan below the belt.
और सर ये बात न्यूजीलैंड तो की बिल्कुल प्राइम आपकी मिनिस्टर बात शुड बी बजा है, अशेम्ड ये ऑफ बात तो हरसेल्फ। बिल्कुल अगर वाज़ेह उनके तभी अंदर हो गई सिस्टम कि है, जब हमारे वजीर अगर आजम न्यूजीलैंड के वजीर आजम से बात करते हैं और वो कोई जवाब पेश नहीं कर पाते, कोई सिक्योरिटी रीजन अब तक सर सामने नहीं आई है, तो आपकी बात तो फिर बिल्कुल 100% दुरुस्त हो गई ना कि ये तो साजिश के तहत पूरा गेम रचाया गया। और जिस तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई न्यूजीलैंड की टीम को, वी ऑल नो कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब को भी इस तरह का प्रोटोकॉल वो नहीं अपने लिए रखते हैं, या शाही खानदान के जो अफराद होते हैं शायद उनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है जितना वीआईपी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को यहां पर सिक्योरिटी फराहम की गई, और न्यूजीलैंड की जानिब से कोई जस्टिफिकेशन या कोई रीजन अब तक सामने नहीं आ रहा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। they have cheated Pakistan, they have lied to Pakistan at the international level। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे तो झूठी के जरिए फॉरेन पॉलिसी चलती है, जिस तरह बाकी ममालिक चलाते हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है झूठ बोल बोल के चीजों को किया जा रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी व्हिच हैज बीन इंटेंशनली बीन हैक्ड। आप इसको जो मर्जी कहें, क्रिकेट के लोग जो मर्जी कहें, लेकिन जिस तरह उन्होंने कॉन्डक्ट किया है, अगर तो वो अपना स्टेडियम में चले जाते, वहां पे कोई पत्थर आ जाता, कोई चीज आ जाती, कोई नारे लग जाते, तो वो कहते कि जी हमें खतरा है, मैं मान लेता, चलो जी एक ओकेजन हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से ये बात। ना वो स्टेडियम में गए, ना वो होटल से निकले, नेटो के मालिक, सारे दुनिया का मीडिया अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान ने 2300 लोगों को निकाला है, यहाँ के 15-15 दिन रहते हैं, अमेरिकन फौजी यहाँ के रहे, यहाँ से उन्होंने फ्लाइट्स ली, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को फोन किया, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। अफगानिस्तान के सिनेरियो में आप देखें कितने लोग यहाँ के रहते रहे यहाँ से, तो ये तो एक झूठ है ना जो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने बोला। दे शुड इफ दे हैव सम शेम, they should feel ashamed of themselves। और डेविड वाइट जैसे लोगों को should be sacked from the cricket board कि जी वो इतना कोई वजह बता। और डेविड है वो डेविड वाइट का क्या, तो वो तो डिक्टेटेड बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट होगा ना, एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय सर्टेन पावर्स टू अंडरटेक दिस इशू, ताकि पाकिस्तान का। और आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट जब हो रही थी, और जब आपका प्रीमियर लीग हो रही थी, जब आपकी कश्मीर लीग हो रही थी, उसमें जो प्लेयर्स आए थे उनको किस तरह इंडिया ने जाके प्रेशराइज किया था कि आप पाकिस्तान ना जाएं। और इंडिया तो है पाकिस्तान का दुश्मन, वहां पे एक फैशिस्ट आदमी बैठा हुआ है, बूदी नजर, जो हिटलर का फॉलोअर है, और जितने उसके आरएसएस के गमाशते हैं, वो सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर शर का तो अमल है, खैर का तो कोई अमल ही नहीं है उनके अंदर। तो इट इज नॉट अ सैड, इट इज अ चीटिंग। सैड इंसिडेंट नहीं है ये। सर मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मुझे आपसे सवाल आखिरी पूछना है, वाइंड अप करूंगी सेगमेंट को। एक तो ये कि न्यूजीलैंड की सोची हरकत से जो है वो अब पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली है उसको कितना नुकसान हुआ, और दूसरा कमेंट मैं इस वक्त आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि जो इंडिया इस वक्त बड़ी खुशी मना रहा है जैसे कोई जंग जीत कर आया हो, न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान की जो मनसूखी की, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? उनका मीडिया जितना खुशी का इजहार कर रहा है। उनका मीडिया तो एक टेररिस्ट मीडिया, दहशतगर्द मीडिया है। और वो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर का विजिट, फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हो रहा है, उसमें देख के वो देख ले क्या क्या थीसिस चला रहे हैं कि जी हमने अफगानिस्तान को आउट कर दिया, हमने ये कर दिया। तो इंडियन के मीडिया को तो इट्स अ गटर मीडिया, तो उसको तो मैं कोई अहमियत देता नहीं। उन्होंने पाकिस्तान, लेकिन अच्छा ये होता है कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, और इस चीज में भी पाकिस्तान के खिलाफ जितना वो चीज चलाएंगे, हमें उसका कोई नोटिस सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और अपनी एफर्ट्स ऑफेंसिवली, प्रोएक्टिवली एफर्ट्स करनी चाहिए, एंड वी शुड लॉन्च अ केस नॉट ओनली टू द आईसीसी, बट वी शुड गो टू द, वी शुड मेंशन दिस। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं या हमारे जो परमानेंट मंदूब है यूएनओ में, वो भी जाएं कि देखिए खेलों को सियासत के जरिए, सियासत का जरिया बना के मुल्कों को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पे हमें प्रोएक्टिव व्यू लेना, सो नहीं जाना। हमारे क्रिकेट बोर्ड को या हमारी हुकूमत को या हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड नॉट स्लीप ऑन इट, दे शुड स्पीक अबाउट इट, और इसको मुख्तलिफ दुनिया के जो कैपिटल्स वहां पे हटाएं, और जो क्रिकेट बोर्ड है, मैं तो ये समझता हूँ उनको लेटर लिखने चाहिए पीसीबी को कि ये इंसिडेंट हुआ है, इस तरह जो है न्यूजीलैंड वापस गया है, व्हिच हैज कॉज्ड एम्बैरेसमेंट टू पाकिस्तान, एंड इट इज अ चीटिंग। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे, और मेरे ख्याल से
न्यूजीलैंड को ये सारा करने से पहले ये जो उन्होंने हरकत की है, एक बार उनको जो न्यूजीलैंड वाकया हुआ था अफसोसनाक, जब एक शख्स मस्जिद में घुसकर नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर पीठ पीछे से गोलियां चलाता है, तो मेरे ख्याल से कि इस सिक्योरिटी थ्रेट से पहले, सो कॉल्ड थ्रेट से पहले, उनको ये वाला इंसिडेंट एक बार जरूर याद रखना चाहिए था। जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में डेंगू एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे हम पंजाब में डेंगू ने एक मरतबा फिर से अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और गुज़श्ता कुछ दिनों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, लाहौर में जनाब डेंगू के 400 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल से कि हम सबका जो रुझान है वो कोविड की तरफ ज़्यादा, दो कि हम कोविड के हवाले से भी कोई ख़ास SOPs फॉलो हमारी अवाम नहीं करती है, बट स्टिल डेंगू का इस सूरत में सर उठाना एक जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। महकमा सेहत के मुताबिक मच्छरों की बहुत ज़्यादा पैदावार और सूबे में जगह जगह पानी खड़े होने के बायस डेंगू को कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, खुशामदीद। डेंगू केसेस में जो ये इतना इजाफा हुआ है अचानक, उसकी क्या वजूहात है मैम? देखिए जी, डेंगू तो हमारे पास बहुत सालों से मौजूद है, इट इज एंडेमिक हियर इन पाकिस्तान नाउ। और रिपीटेडली जब हम कोविड की बात करते थे तो साथ ही कहते थे कि डेंगू को भूलना नहीं है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो शायद कोविड में और हुकूमत भी इतनी बिजी थी कि जो डेंगू है वो जब यकदम से आया तो एकदम से लोग जो है वो परेशान हो गए। सो डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और आपको पता है कि मच्छर उन जगह पे परवरिश पाते हैं जहां भी पानी इकट्ठा है। मानसून का ये सीजन है, बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत कंड्यूसिव है, बहुत गर्म नहीं है, हवा में नमी का तनासुब है और ये परफेक्ट एनवायरनमेंट होती है मॉस्किटोज की ब्रीडिंग के लिए। इसलिए आपको मच्छर भी नजर आ रहे हैं अब घरों में, जहां या इर्द गिर्द माहौल में जहां भी पानी इकट्ठा है वहां से लार्वा और मच्छरों की भी हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। और जाहिर है जब लार्वा और मच्छर मौजूद होंगे तो डिजीज भी फैलेगी और इसलिए अब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स भी डेंगू के रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। लाहौर पहले भी बुरी तरह हिट हुआ था डेंगू से, अगर आपको 2011 का एपिडेमिक याद हो, विच वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिडेमिक, तो वो भी लाहौर में ही था। और पंजाब में बहुत पिछले 10 सालों से रिपीटेडली डेंगू के केसेस आते रहे हैं। 2019 में पिंडी बुरी तरह हिट हुआ था और उसके बाद इस साल जो है लगता है कि लाहौर की बारी है। लेकिन ये अभी भी वक्त है, हम अगर अभी भी फॉलो कर लें, सफाई सुथराई को अपना लें, मच्छरों की पैदावार को रोकने में अपना किरदार अदा करें तो बिला शुबा हम इस डिजीज के ऊपर काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा, आप इंसदाद डेंगू मुहिम में जो है वो गुज़श्ता कुछ सालों से बड़ा अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंसदाद डेंगू मुहिम जो है वो बंद कर दी गई है, और अगर हो रही है तो बताइएगा इस साल किसी ने विजिट नहीं किया, ऐसा क्यों है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डेंगू की मुहिम बंद कर दी गई है। डेंगू की मीटिंग्स जो कैबिनेट कमेटी की हैं वो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी खुद शेयर करते हैं और पिछले 3 महीनों से वो बिल्कुल वीकली मीटिंग्स जो है उसकी हो रही हैं, क्योंकि यही एंटिसिपेटेड था कि मौसम ऐसा है कि डेंगू आ सकता है और उसकी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि कोविड की वजह से थोड़ा फोकस हमारा कोविड पे बढ़ गया था, क्योंकि आपको पता है वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, कुछ लॉकडाउन के मसाइल भी रहे, लोगों की मूवमेंट भी कटेल थी, तो उस तरह शायद सर्वेलेंस का काम नहीं हो सका जितना बहुत तेजी से होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जहां से भी केसेस रिपोर्ट होते हैं वहां टीम्स विजिट करके अपना केस रिस्पॉन्स भी करती है, रूटीन की सर्वेलेंस भी जारी है। जिन इलाकों से ज्यादा डेंगू का लार्वा और मच्छर बरामद हो रहा है वहां स्वीपिंग एक्टिविटीज भी की जा रही है, जिसमें डोर टू डोर जाके चेक भी किया जाता है। तो ये तमाम जो सिस्टम है ये तो इन प्लेस है बहुत सालों से और इस पर रूटीन का काम तो हो रहा है, लेकिन ये अब टाइम है जब हमें इसको एनहांस करने की जरूरत है जब हमारे पास केसेस सामने आए। अच्छा डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा, गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है इसके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ हम हमारी ऑडियंस के लिए भी बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम अपने घरों में एहतियात बरत सकते हैं। एक तो चैलेंजिंग कोविड की सिचुएशन है, उसमें डेंगू से भी बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर का होना लाजमी या जरूरी है?
नबिया, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती और हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए शहरी अपना रोल प्ले करना है। हमारे घर में या हमारे इर्द गिर्द जहां भी पानी जमा है उसको तल्फ कर दीजिए, क्योंकि ये मॉस्किटोज की ब्रीडिंग साइट्स बनते हैं। तो आपके अगर कूलर में पानी है या फ्रिज की ट्रे का पानी गिर रहा है या एसी में पानी गिर रहा है या घर में गमले में बारिश की वजह से पानी जमा है या आपने कहीं पानी स्टोर किया हुआ है, तो उसको या तो ढांप के रखिए या ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि जहां पानी इकट्ठा होगा वहां पे मच्छर अपने अंडे देगा और वहां से और मच्छर बनेंगे और बीमारी फैलाने का बायस बनेगा। इसकी बात की पर्सनल प्रोटेक्टिव चीजें हैं वो आपने अपनानी है। फुल आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, शॉर्ट्स नहीं पहननी, बाहर निकलते वक्त तो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, मैट और कॉइल का इस्तेमाल करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइट द बाइट। जितना आप अपने आप को मच्छर से प्रिवेंट करेंगे बाइट से, उतने बीमारी के होने के चांसेस कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अब डेंगू की केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो जब भी आपको बुखार, आंखों में दर्द, सर में दर्द, पट्टों में दर्द, जिस्म पे कोई रैश या ब्लीडिंग की अलामात हो या उल्टी या मतली की कैफियत हो या पेट में शदीद दर्द हो, तो ये डेंगू की अलामात भी हो सकती है। हमारा आजकल पहला शुबा, क्योंकि कोविड बहुत फैला हुआ है, उसकी तरफ जाता है, तो ये मत भूलिए कि ये डेंगू में भी होता है। डेंगू में आमतौर पर बुखार बहुत शदीद तेज होता है, तो अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है और कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, जैसे खांसी, गला खराब, सांस में तकलीफ, तो पहला शुबा डेंगू पे जाना चाहिए। डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए और आपने एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी आगाही फराहम की हमारी ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। यहाँ पर हम लेंगे वक्फा और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि अवाम के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर कौन सा एक और जनाब महंगाई का बम गिरने वाला है, बिजली के बिलों में क्या इजाफा होने जा रहा है या क्या खबर आने वाली है या आ रही है, इस हवाले से करेंगे गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक छोटा सा लेते हैं वक्फा, आप कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आए रोज़ हम महंगाई के तूफान से मुतल्लिक़ खबरें सुनते रहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब इस तरह की और खबरें आ रही हैं बिजली और गैस के सारफीन से मुतल्लिक़ के, और ऐसी खबरें यकीनन किसी हमले या बम से कम नहीं होंगी सारफीन पर। और महंगाई के नए तूफान का क्या खतरे का अंदेशा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जनाब कि बिजली गैस के जो नॉन फाइलर हजरात हैं, सन्नती और कमर्शियल सारफीन पर अब 17% तक इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, माहिर मुआशियात। सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जनाब, हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड बिजली और गैस के सारफीन पर जो इजाफी टैक्स आयद किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हुकूमत इस मफरूजे पर काम कर रही है कि जो आदमी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल 10,000 रुपए महीना बिजली का बिल देता है, तो सालाना 1,20,000 जो आदमी बिजली का बिल देगा, तो कम से कम उसकी इतनी आमदनी होगी कि टैक्सेबल इनकम है कि बिल ही 1,20,000 का है। तो एक तो ये उनका परसेप्शन है जो काफी हद तक सही है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर भी नहीं कराते जी। तो इस सपोजिशन पर, इस मफरूजे पर उन्होंने किया है। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है, कानूनी पोजीशन, कि अगर एक आदमी की आमदनी इतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का जिम्मेदार हो या उतने एसेट्स नहीं है, तो आप उसको नॉन फाइलर नहीं कह सकते और वो उसकी इज्जत नफ्स पर हमला है। यानी कि पैसा तो आने जाने चीज है, मगर एक आदमी को आप ये कहते हैं यू आर नॉन फाइलर, तो वो तो लायबल ही नहीं है। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, ये बड़ी ज्यादती है जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो इजाफी टैक्स किया गया है, हुकूमत की जानिब से इतना वक्त नहीं दिया गया, अचानक से फैसला किया गया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, आप समझते हैं कि कुछ वक्त देना चाहिए था? नहीं, देखिए ना, मसला वक्त का सवाल पैदा ही नहीं होता है इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि वो आदमी अपने आप को रजिस्टर करा ले। असल में मसला वक्त का नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये बिल जो है ये उसका है, जो ओनर का है उससे लेना चाहिए। ये सोच ही गलत है। ओनर की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर है, अगर वो है कंज्यूमर है और उसकी अखराजात ज्यादा हैं तो इनकम भी ज्यादा होगी, तो वो रिटर्न फाइल कर दे। तो हमने मिक्स कर दिया है कि शायद जो चीज उससे लेनी थी वो ओनर के नॉन फाइलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर है। तो यहाँ तक तो जायज है, लेकिन ये साबित नहीं हो रहा है कि ये 4 लाख रुपए से या जो भी टैक्सेबल इनकम है उससे ज्यादा उसकी इनकम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कानूनी तौर पर गलत है, एक तो बात। लेकिन असल मसला ये है ही नहीं। असल मसला क्या है कि हमने जो नॉन फाइलर के कंसेप्ट के साथ
एक ऐसा निजाम बना दिया है जिसमें क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो रहा है, एतमाद का बुहरान भी हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो रहा है और लोग पैसे नहीं दे रहे। मैं आपको मिसाल दूं, असल चीज वही है। अब देखिए मोबाइल है, अब वो 18 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, ड्राइवर, चौकीदार, मासी, ये वो लोग, आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो वो तो बेचारे वो तो रिफंड भी नहीं ले सकते। मैं अगर मेरे मोबाइल पे टैक्स आप लेते हैं तो मैं तो रिफंड ले लेता हूं, लेकिन ये जो करोड़ों लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो नहीं देते, जिनकी लाइबिलिटी नहीं है, उनसे आप लेते हैं और वो रिफंड भी नहीं ले सकते। फिर इससे भी बड़ी मिसाल मैं आपको बता दूं, जो जुल्म हो रहा है, मैं आपको चाहता हूं कि लोगों को पता हो। अब आप ये देखिए, एक खातून खाना है जिसके पास 2 लाख रुपए है, ठीक, अब वो 2 लाख रुपए है, नहीं ये जरूरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 लाख रुपए है, उसकी आमदनी टैक्स मिला 11,000 रुपया। ठीक, अब वो तो रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए, उसको आपने नॉन फाइलर डिक्लेयर करके उसकी इज्जत नफ्स पे हमला कर दिया। दूसरा जुल्म ये है कि ये जो 11,000 इनकम है उस पर एडवांस रेट जो है वो बढ़ा दिया है, कहते हैं क्योंकि आप मुजरिम हैं, आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो उसको हायर रेट से देना है। तो मेरा कहना ये था कि मोबाइल 18 करोड़ यूजर्स लोगों के बचत स्कीमों में बेचारे पैसे लगा रहे हैं, तो ये ऐसा एहसाब का जालिमाना निजाम हमने टैक्सों का बना दिया है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, वसूली नहीं बढ़ेगी। असल चीज जो है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। तो अगर अदल पर मबनी पॉलिसी होगी, मईशत दस्तावेजी होगी, तो ये जो एडोकेजम बेसिस है जिससे हमारी टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ती, एतमाद का बुहरान होता है, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उससे आप क्यों टैक्स मांग रहे हैं उस खातून से या मोबाइल यूजर से? तो मोबाइल यूजर को रिफंड भी नहीं मिलता। तो जब तक इस निजाम को नहीं बदलेंगे, इस किस्म के इक़दाम आप IMF के लिए तो ठीक है, मगर अपने मुल्क की मईशत के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे जो है वो टैक्सों की वसूली बढ़ाने के लिए, लोगों को इस तरफ लाने के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, ये ज़हर कातिल है। आप मुल्क को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ये बड़ा गलत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि हुकूमत की सिमत क्या है? मौशी पॉलिसी की वजाहत नहीं है और आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? पहले ही आटा, चीनी, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, आवाम की पहुंच से दूर है, तो क्या कहेंगे कि कहाँ गई हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसी की जो हिकमत अमली है? कर्जे भी बहुत उठाए गए हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पहले मैं आपसे बता दूं, इस हुकूमत के दौर में टैक्स चोरी करने वालों और कौमी दौलत लूटने वालों को जो कंसेशंस दी गई हैं, मराद दी गई हैं, वो पाकिस्तान में कभी नहीं दी गई और उससे बढ़ के मैं गारंटी कर रहा हूं दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी मराद टैक्स चोरों को नहीं दी था और कौमी दौलत लूटने वालों को और जो दौलत लूट के बाहर रखते हैं उनको नहीं दी जितनी इस हुकूमत के 3 साल में मिली है। नंबर 1। दूसरी बात, जो असल मसला है वो ये है कि हमारी माशी पॉलिसी क्या है। 2 लफ्जों में मैं आपको बता दूं, हमारी माशी पॉलिसी ये है कि जो अशराफिया है, जिनको आप माफिया भी कह लें, कार्टल्स भी कह लें, टैक्स चोरी करने वाले भी कह लें, उनके दबाव पे पॉलिसियां बनाई जाएं, उनके मुफाद में पॉलिसियां बनाई जाएं, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े। और उसका बोझ जो है मईशत पर, 22 करोड़ आवाम पर, कंज्यूमर्स पर, आम आदमी पर डाल दिया जाए। GST, पेट्रोलियम लेवी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर, आप जो कह रहे हैं कि माफिया और अशराफिया के लिए अगर उनके मुफाद के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, तो तहरीक इंसाफ को तो यही दावा रहा है ना इमरान खान साहब का कि इस अशराफिया और माफिया को ही खत्म करना है, तो फिर क्या यही तब्दीली आई है पाकिस्तान में? देखिए, मेरे पास सबूत हैं कि हुकूमत ने माफिया के साथ गठजोड़ नहीं किया, उनको गले लगा लिया है और उनकी मदद से इख्तियार को तूल दिया जा रहा है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि उन्होंने ये कहा था, तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले, कि इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ और मदनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे जी। अब उस पॉलिसी के लिए ना प्राइम मिनिस्टर तैयार है, ना कैबिनेट तैयार है, तो पार्लियामेंट तो बात की बात है, वो नहीं आ रही। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि तवानाई की, जो आपका अभी बार बार इशारा भी उसी तरफ है, कि हम जो है सर्कुलर डेट की वजूहत को खत्म करेंगे और उसके तवानाई के निजाम की इस्लाह करेंगे। वो 1300 अरब का सर्कुलर डेट 2500 अरब का आ गया। अब तवानाई की भी इस्लाह नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये तमाम जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ आ जाती, इन तमाम इक़दाम से ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात पर ज़र्ब पड़ती है। तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे ताकतवर तबके नाराज हो, चाहे मईशत खराब हो जाए। जो हमारी मईशत जवाल की तरफ जा रही है, मईशत को खतरात है, चैलेंजेस हैं और इतनी खराबियां आई हैं कि 2018 से नीचे चले गए हैं आदाद और शुमार के मुताबिक। अब मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, इनका पहला नारा यह था कि लूटी हुई दौलत बाहर से वापस लाएंगे। ये बुनियादी नारा यही था। उन्होंने कानून बनाया कि पाकिस्तान से लूट के दौलत बाहर गई ऑफशोर में, चाहे वो हुक्मरानों की हो, जजेस की हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, वो पैसा वहीं रहने दें, यहाँ पे टैक्स दें।
अरे भाई, आपने तो दौलत वापस लानी थी, तो आपने तो कहा हुक्मरानों के लिए भी आपने कहा बाहर ले जाएं और वापस मत लाएं ऑफशोर से। तो ये जो पॉलिसी है कि लूटी हुई दौलत नहीं लानी, बिल्कुल, और मुल्क हुकूमत के को अंदर अपनी जो माशी तनाव- पॉलिसी जो है वो वाजे करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला ट्रांसमिशन के लिए। प्रोग्राम में जनाब ये पे वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पीपल जिन्होंने हमें अभी अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, आज प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खासकर बात करने वाले हैं कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो सबसे पिछली कतार में खड़े आपको हम खुद ही दिखाई देते हैं। दूसरों पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद सही रास्ते पर या सामत में जाना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। और इसका मुजाहिरा जनाब कौन कर रहा है? तहरीके इंसाफ के जनाब जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस तरह का मुजाहिरा किया गया। कानून की यानी कि बालादस्ती पर लेक्चर देने वाले ही कानून शिकन निकले तो मेरे ख्याल से इस पर टॉलरेट नहीं करेंगे लोग भी। एक हाल ही में एक पैगाम, वीडियो पैगाम नहीं है, एक वीडियो है, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि जनाब उसमें जो है जनाब साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक साहब क्या फरमा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। زدلته ولاړم څنګه به روکاوي زموږ ډزې خو نه کوو کنه آتشبازي په موږ څنګه روکاوي هلته څوک ولاړ دي کوم افسر راغلی دی هغه ته هم زه لاړ شه ګینې نوخار نه به دې وشړم ایس پی او کار څوک دې ټولو ته هم چې مهرباني کوي لاړ شي یعنې سبا به خفه یې آتشبازي کوئ هېڅوک نشي روکولی تاسو ته जी जनाब, ये वीडियो आपने देख ली कि जनाब परवेज खटक साहब जो कि एक्स मिनिस्टर जनाब रह चुके हैं केपी, और सबसे ज़्यादा जब बात की जाती है पुलिस रिफॉर्म्स की तो हमेशा केपी का जिक्र उसमें सामने आता है। और ऐसे जो है वो पॉलिटिशियन के सामने से या उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज सुना कि पुलिस आएगी तो उसको कह देंगे कि चले जाओ, ये भी कितना डीमोरल करना है आपकी पुलिस को भी। तो जनाब इसी के ऊपर हमने बात करने के लिए पहले तो राब्ता किया था जनाब कामरान बंगिश साहब को जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, लेकिन उन्होंने तर्जुमान जो केपी के हुकूमत है उन्होंने जनाब हमसे राब्ता करने की हमने काफ़ी कोशिश भी की, हमारी बात भी हो गई, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने अपना मौकफ देने से या बात करने से जनाब उन्होंने इनकार कर दिया। बहरहाल इसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे जनाब अली गौहर बलोच साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, परवेज खटक साहब को तो रोकना चाहिए था और पुलिस के बारे में वो इस तरह से गुफ्तगू कर रही हैं कि पुलिस आएगी तो उनको वापस भेज दो, और आतिशबाजी हो रही है, हवाई फायरिंग नहीं हो रही है। आप नहीं समझते कि ये पुलिस के मोराल को कम करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हुकूमत अवाम के वोट के जरिए आई हो, जिसको पाकिस्तान के वोट के तकद्दुस का एहसास हो, वही लोग होते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून की रखवाली करते हैं। अगर हुकूमतें धौंस और धांधली के जरिए बने, अगर हुकूमतें सिलेक्शन के जरिए कायम हो, तो फिर वो हुकूमतें जो हैं वो और उनके वज़रा और उनके पार्लियामेंट के जो अराकीन हैं वो अपना इसी तरह का रवैया अपनाते हैं जिस तरह से कि इनका वज़रा का रवैया है। देखें, ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसमें आपको 2-3 गुजारिशात करूंगा। ये तो एक बहुत तवील लिस्ट है कि जो इनके जो वज़रा हैं जो मतलब एक कानून और आइन की पामाली करते हैं, और उसके बाद यही वज़रा जो है ये किस तरह से गालम गलूज करते हैं, ये तो इनका रोज का वतीरा है, कानून तोड़ना इनका रोज का वतीरा है। आपने देखा कि ये अगर हालिया बात करें तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे को इनके वफाकी वज़रा 2 दफा, एक तो इन्होंने कल बयानात दिए और उससे कुछ दिन पहले किस तरह से लाइन में खड़े होकर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज आ इदारा इन्होंने गालियां दी और उनके बारे में हर्जा सराई की। फिर आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में, तो फिर उस वक्त जिस तरह से
वो अमूर कश्मीर के जो वजीर हैं गंडापुर साहब, उनके बॉडीगार्ड्स ने, उनके जो गार्ड थे, उन्होंने किस तरह से नहते कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग की, किस तरह से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा के बारे में बदज़बानी की। मकसद ये है कि, और साथ ही साथ आपने देखा कि अगर साफी बिरादरी की हम बात करें तो इनके वुज़रा को आपने देखा कि वो हमारे जो इदारे हैं उनके बारे में तो ऐसे बात नहीं कर सकते ना, जिनको स्ट्रांग करना मेरे ख्याल से कि जो हमारे हुकूमती जो वुज़रा हैं या जो हुकूमत है उनका फर्ज है। आप इस बयान की मजम्मत करते हैं कि पुलिस फोर्स हो या कोई भी दूसरा इदारा हो, अगर कोई बड़ा सियासी रहनुमा आकर इस तरीके से बात करेगा तो अवाम पर क्या तासुर होगा? और आप देख सकते हैं कि एक बड़े मजमे से परवेज खटक साहब जो है वो मुखातिब होकर ये बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये देखिए, सियासतदान अगर जो ओरिजिनल सियासतदान है वो तो एक रोल मॉडल होता है पब्लिक के लिए। उसने अपने किरदार के जरिए, उसने अपनी गुफ्तार के जरिए ये साबित करना होता है, लोगों को एक लेसन देना होता है कि एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पाकिस्तानी हमने क्या किरदार अदा करना है। अगर आज हुकूमत में बैठे हुए वफाकी वुज़रा खुद कानून शिकनी करेंगे, खुद अपने हाथों से कानून तोड़ेंगे, तो फिर आप बताएं कि क्या कानून जो है वो सिर्फ एक आम शहरी और गरीब आदमी के लिए है? आपने देखा कि मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो खटक साहब ने किया वो तो इंतहाई काबिल मजम्मत है ही है, लेकिन एक गंडापुर साहब की वीडियो आई थी जिसमें अपने वो कमसन बच्चे को गाड़ी चलवा रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मैंने किया है वो ठीक किया है। फिर आपने देखा कि जो फवाद चौधरी साहब है, इन्होंने शादी की तकारीर में सहाफियों को थप्पड़ मार दिए थे। फिर आप देखें कि और इनके वाडा साहब जो हैं वो टॉक शोज में जाते हैं तो जूते टेबल के ऊपर रख देते हैं। मकसद ये है कि ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम किसी पाकिस्तान के कानून और आइन को ये तस्लीम ही नहीं करते। बिल्कुल, कानून को फॉलो करना, उसकी बालादस्ती को कायम रखना मेरे ख्याल से हर सियासी जमात पर जनाब फर्ज है। और जब भी कोई अगर कोई इलेक्शन जीतने का मामला होता है, कोई जलसे जीतने या कोई भी इस तरह का कोई बड़ा जो है वो हम देखते हैं कि इवेंट होता है, तो उस पर चाहे फिर कोई भी जनाब गौहर साहब सियासी जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, हवाई फायरिंग कर देना या आतिशबाजी का मुजाहिरा करना और पुलिस को कुछ ना समझना, आप नहीं समझते कि ये एक आम रवैया है? जी बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि मैंने तो आपको पहले कहा है कि जो सियासतदान का किरदार है वो आम पब्लिक के लिए रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। और अगर सियासतदान खुद इन खटक साहब की तरह, गंडापुर साहब की तरह, इनके तमाम वफाकी वुज़रा की तरह, मैं आपको कोरोना के आपको याद है कि पीडीएम का कि जब जलसे हो रहे थे तो उस वक्त कोरोना के वो केसेस बना के और वो एफआईआर जो है वो चौक की गई थी। आप देखें कि ये आज इनके वफाकी वुज़रा है, कानून तोड़ते हैं तो इन पर वो कानून लागू नहीं होता। ऑपोजिशन ने जब जलसे किए तो उन पर कोरोना का बहाना बनाकर इन्होंने एफआईआर चार्ज की, लेकिन उसी दौरान इमरान खान न्याजी ने जो जलसे किए उनकी कोई एफआईआर नहीं थी। तो ये तो इनका दोहरा म्यार आवाम के सामने आ चुका है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेसाल का शिकार है। आज हम मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। सियासी तौर पर हमारा मुल्क जो है स्टेबिलिटी की बजाय सियासी इंतशार की तरफ जा चुका है। और इसका एक वाहिद ही हल है कि जब हम वोट के जो तकद्दुस है उसको बहाल करेंगे, जब हम वोट को, आवाम के वोट को इज्जत देंगे, पाकिस्तान में आईनी और कानूनी हुकूमतें कायम होंगी, तो फिर कानून की बालादस्ती होगी, फिर आइन की बालादस्ती होगी, फिर पाकिस्तान के वो सियासतदान सामने आएंगे जो पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल हो। अच्छा, एक तो गौहर साहब मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी कि जो है वो कामरान बंगश साहब ने जिस तरह से अभी जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखने से जो है वो मतलब कि इनकार किया या वो मैं कहूँगी कि बात करना पसंद नहीं की, तो कितना ज़रूरी होता है कि आपकी खुद जो हुकूमत के जो वुज़रा हैं या जो साथी हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो आकर इस बयान की मजम्मत करें या वो आकर गलत अगर करार दें, तो ये कितना ज़रूरी है? तो इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एंड टाइम पर जो है वो कोई जो है फिर क्लैरिफिकेशन भी फिर सामने नहीं दी जाती है? नहीं, देखें, ये तो इनका, मैंने कहा है ना कि ये इनका वतीरा है कि जब ये कानून शिकनी करते हैं, और ये कोई इस वाक़े की नहीं है, आपको रोज कई वाक़यात आपकी नज़रों से और पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रों से गुजरते हैं जब कहीं ना कहीं इनके
अरकान कौमी असम्बली कहीं ना कहीं इनके मतलब है कि वो वज़रा जो हैं वो आपको कानून तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो मकसद ये है कि इसकी मजम्मत हम बासियत अपोजिशन, बासियत मुस्लिम लीग नून, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इवन असम्बली के फ्लोर के ऊपर हम करते हैं। लेकिन वही बात है कि इन लोगों ने तो फिर मैं न मानूं की पॉलिसी अपनाई हुई है और ये दीदा दिलेरी के साथ आखिरी करते सवाल हैं। आपसे, आपको लगता है कि IGKP को इस पर मुज़म्मती बयान जारी करना चाहिए जो एक इंसल्टिंग स्टेटमेंट सामने आई है परवेज खटक साहब की जानिब से? कतई तौर पर मुजम्मती बयान बाद में करना चाहिए। सबसे पहले इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो इनके वफाकी वजीर जो खटक साहब हैं उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए जो आतिशबाजी कर रहे थे। अगर KPK के IG नहीं करते तो वो फिर मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो असल ड्यूटी है होती है एक सरकारी मुलाजिम की, कि वो एक कौम के जो है वो मतलब है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होते हैं, ना कि वो किसी सियासी जमात के दाती मुलाजिम होते हैं। उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर कानूनी एक्शन लें और उसके बाद मुजम्मत करें। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और अपने मौक़िफ़ से आपने हमें आगाह किया। बिल्कुल जो हुकूमती जो नुमाइंदगान होते हैं, जो हुकूमती वज़रा होते हैं या जो सीनियर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनकी कही हुई जो स्टेटमेंट होती है वो अवाम पर बड़ा असर रखती है और बेशक जो है अवाम भी जो है उनको फॉलो कर रही होती है, उनको देख रही होती है, वो रवैये भी अपना रही होती है। तो बड़ा सोच समझकर जिम्मेदारी का मैं समझती हूँ कि मुजाहिरा करना चाहिए कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले। जनाब वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट के या जो हरासानी के जो वाक़यात हैं वो आए दिन रिपोर्ट हो रहे होते हैं और ट्रस्ट मी के ऐसे बहुत सारे वाक़यात या इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आते, जो रिपोर्ट नहीं आते। आज भी ख़वातीन अपनी हया और अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए कभी भी जो है वो थाने में नहीं जाती, ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं करवाती। ये मैं आपको एक इंसिडेंट की वीडियो दिखा रही हूँ। गुलशन रावी के पास का जनाबी इलाका है जहाँ पर एक नामालूम शख्स जो है मोटरसाइकिल पर सवार गालिबन एक खातून को काफ़ी पीछे से फॉलो करता आ रहा है और ये खातून जब बिल आखिर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो पीछे खड़ा शख्स जो कि फॉलो कर रहा है इस खातून को, वो कुछ नाज़ेबा हरकत, गंदे इशारे कर रहा है और गालिबन उसने अपना जो लिबास है उसको भी रिमूव किया। ये ब्लर करके हम आपको न्यू पाकिस्तान के टेलीविजन में सिखा रहे हैं। तो कितना ये एक ख़वातीन के लिए बाहर जाना दैट मीन्स के बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या ख़वातीन कहीं पर भी सेफ नहीं है। अब ये इस खातून के घर के बाहर उसकी गली की वीडियो है जहां पर ये शख्स नाजेबा हरकत कर रहा है। ताहम पुलिस ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुलजिम की तलाश भी शुरू हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब एडवोकेट ताहिर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर साहब से गुफ्तगू करेंगे, अभी हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये आप वीडियो इस वक्त देख सकते हैं। गुलशन रावी का ये इलाका है जहां पर जो ये मुल्जिम है ये खातून को फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया है। बहुत ही अफसोसनाक। और देखिए मैं आपको बताऊं ख़वातीन के लिए, किसी भी खातून के लिए कितनी अजियत होती है जब कोई शख्स जो है उसको राह चलते इस तरीके से टॉर्चर करता है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ अगर ख़वातीन इससे एग्री करेंगे, जितनी भी मेरी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं, कि किसी मर्द का गलत तरीके से देखना या स्टेयर करना ही एक खातून के लिए कितनी अजियत होती है, तो ये सब तसव्वुर कर सकती हैं मेरी बहनें, मेरी जो इस वक्त बहनें प्रोग्राम देख रही हैं। तो इस तरह की हरकत करना, इस लिमिट तक पहुंच जाना, आपके घर के बाहर इस तरह की हरकत हो जाना, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मर्द मौजूद ना हो, गली मोहल्ले में कोई मौजूद ना हो या कोई बहुत ही सुनसान रास्ता हो, तो वहां पर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल वाकई पर बात करेंगे। एडवोकेट ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, कितना एक तो ये निहायत ही अफसोसनाक वाकया है, ये फुटेज भी हमने शेयर की है हमारी ऑडियंस के साथ, यकीनन आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। जो ऐसे मुल्जिमान होते हैं इनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है?
बहुत शुक्रिया नबीहा प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। एक तो ये है कि ये तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात वो सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मीनार पाकिस्तान वाला वाकया था, उसमें भी कई लोग पकड़े गए, अभी भी वो लोग जेलों में हैं, उनकी जमानत मंजूर नहीं की गई। अदालतें भी सख्त किस्म का रवैया रख रही हैं और पुलिस भी ऐसे लोगों को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। इसी तरह वो रिक्शे में जिसने खातून को हिरासा किया था उस गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाकयात वो रुक नहीं पा रहे। ये जो स्पेसिफिक ये जिस वाक़े की आप आज बात कर रही हैं, ये वाक़या मेरी नज़र से गुजरा। एक तो पहले मैं ये बताऊं कि खातून को हरासा करने का सिर्फ ये नहीं है कि उसको हाथ से टच करेंगे, उसको छेड़ेंगे तो वो सिर्फ वो हरासा करने के जुमले में आएगा। किसी खातून को कोई नाजेबा इशारा करना, उसको कोई आवाज लगाना पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये भी जुर्म है और ये काबिल ताज़ीर काबिल सजा जुर्म है। तो इसमें ये जो साहब हैं, साहब तो नहीं कहूँगा इनको मैं, ये जो मुल्ज़िम है, ये ज़हनी मरीज है, इसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन एप्लीकेबल है कि खातून को इशारा करना, उसको कोई गलत लफ्ज़ बोलना उसके लिए, तो वो जुर्म है, उसको पकड़ा जाए, उसके अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कवानीन मौजूद हैं, अदालतें भी काम कर रही हैं, बस इनको रिपोर्ट किया जाए। अब पता नहीं वो खातून सामने आई हैं, वो कंप्लेंट लेके नहीं आई। अगर वो खातून नहीं भी आती, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खातून अपनी या फैमिली अपने उसके लिए हमारी फैमिली की जो ये बात मेरे ख्याल से हमें अब इस बात पर हमारी हुकूमत को भी संजीदा होना पड़ेगा कि जब तक जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो स्ट्रांग नहीं होगा हमारे यहाँ, इस तरह के वाकयात की रोकथाम मुश्किल हो जाएगी और हो रही है। नबीहा, ये मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा मीडिया को भी। ये पिछले जो 2 वाकयात हुए मशहूर, वो मीनार पाकिस्तान वाला और रिक्शे वाला, मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव इसमें किरदार अदा किया कि इसको जो प्रेशर एक डेवलप किया पुलिस के ऊपर भी और मैं कहूँगा कि अदालत के ऊपर भी, क्योंकि इस तरह के रूटीन में, इस तरह के केसेस में मुल्ज़िमों की जमानत मंजूर हो जाती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े में भी अदालत ने मुल्ज़िमों को जमानत नहीं दी और वो जो रिक्शे वाला वाक़या था उसमें भी अदालत ने मुल्ज़िमों को जमानत नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस और अदालत उन्होंने अपना वो जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा सख्त किया है। तो इन वाकयात को रिपोर्ट करना चाहिए। मैं पीछे भी एक प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद था। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अगर आप शेयर करना चाहें तो आपके ख्याल में कितने इस तरह के वाकयात ख़वातीन से हरासानी के या हरासमेंट के वाकयात रिपोर्ट हो रहे होते हैं, क्या इनकी परसेंटेज है? मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते। खानदान की इज्जत, लड़की की इज्जत, इस तरह की चीज़ों को ला के तो कहा जाता है कि नहीं जी ये फिर बात आएगी तो फिर हर तरफ बात फैलेगी, फैमिली में, खानदान में, तो इज्जत खराब होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से वो जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम फिर आदि मुजरिम बन जाता है कि मुझे पहले क्या हुआ, मुझे पहले किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया जब कोई रिपोर्ट ही नहीं किया गया। तो एक तो वो जो एक तरीका है वो ख़त्म करना चाहिए, फौरी इसको रिपोर्ट करें। अब तो वो आईजी पंजाब वो कहते हैं कि एक वो एप्लीकेशन भी ले आए हैं जिसमें खातून की प्रोटेक्शन के लिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड करे और फौरी वो मदद का जो है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करें। 15 पे आप फौरी कॉल करें अगर इस तरह की आपको इनसिक्योरिटी फील कर रही है कोई खातून। काम करने की जगह पर खवातीन को हरासा किया जाए तो उसके लिए कानून मुख्तलिफ है, और अगर वैसे मार्केट में, बाजार में, किसी वो गली मोहल्ले में अगर किसी खातून को हरासा किया जाए तो उसके लिए भी कानून, वो अलहदा कानून कवानीन मौजूद हैं। सिर्फ इस तरह की जो मुतासरा खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वो सामने आए, रिपोर्ट करें ऐसे वाकयात को, ताकि इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ स्टार्ट की। बिल्कुल ताहिर चौधरी साहब, आपने करेक्ट कहा कि 15 पर आप फौरन कॉल कर सकते हैं, या अब इस तरह की गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इस तरह की एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं। आपकी लोकेशन उसमें ट्रेस कर ली जाती है और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या या आप अपने आप को कहीं पर अनसेफ फील कर रही हैं तो आप उन एप्लीकेशंस का फौरन इस्तेमाल करते हुए हेल्प बुलवा सकती हैं। अच्छा ताहिर साहब, मुझे बताएगा कि अब जो है अदालत में भी हरासानी के जो मुकदमात या जो केसेस हैं उसकी तादाद में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे केसेस जल्दी निपटा दिए जाते हैं आपको लगता है, या थोड़ा सा सुस्तरवी का मुजाहिरा किया जाता है? इसमें ताख़ीर तो होती है, ये बात तो ठीक है, अदालतों के ऊपर बहुत बोझ है। एक जज के पास हम देखते हैं कि 100 केस लगे हुए हैं। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि एक जज साहब एक दिन में
100 केसों की समाअत करें और उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएं। तो एक तो वो जो अदालतों में आने वाला कोई भी मुतासरा शख्स है या थाने में जाने वाला, उसको अगर फौरी इंसाफ नहीं मिलता तो ज़ाहिर है वो मायूसी का शिकार होता है कि मैं पहले ही मुतासरा हूँ और ऊपर से फिर मैं ही अदालतों और थानों के धक्के खा रहा हूँ। तो वो सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जजों के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहूँगा कि पिछले कुछ हफ्ते में इसमें कुछ बेहतरी आई है। अदालतें स्ट्रिक्ट हुई हैं और उन्होंने ऐसे मुलजमान को जमानत देने से इनकार किया। यानी कि ताहिर साहब, अगर कहा जाए कि हुकूमत अब इन वाकयात की रोकथाम के लिए संजीदा दिखाई दे रही है और सख्ती से काम भी कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि जब तक हम रिपोर्ट नहीं करें तो तब तक ना तो कोई पुलिस का इदारा हरकत में आता है और ना ही अदालत हरकत में आती है। घर बैठे हुकूमत आपकी मदद को ज़ाहिर है उस तरह नहीं आ सकती जब तक हुकूमत को या इदारों को पता नहीं है क्या ज्यादती हुई है। तो रिपोर्ट करें, चाहे छोटा इंसिडेंट है चाहे बड़ा इंसिडेंट है, उसको रिपोर्ट करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए। ठीक है ताहिर चौधरी साहब, अगर फौरी तौर पर खुदा ना खास्ता का कोई खवातीन अपने आप को कहीं पर अनसेफ फील करती हैं तो 15 के अलावा कैसे हेल्प जो है वो दरकार की जा सकती है फौरी तौर पर? 15 पे हेल्प और के अलावा अपनी फैमिली मेंबर्स के अगर नंबर सेव रखें आप, उनको कांटेक्ट करें, करीबी थाना जो है उसको अप्रोच किया जाए और वो जो ऐप आईजी साहब बता रहे थे वो भी बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये 2-3 तरीके हैं इनको। ताहिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये खातून थी, अडल्ट थी, बड़ी थी, अपनी एक उम्र में थी, इस वजह से अपने घर में एंटर हो गई। खुदा न खास्ता बच्चा या कोई बच्चा इस तरह के मुल्जिमान या इस तरह के नफ्सियाती मरीजों के अगर हाथ लग जाए तो सारी जिंदगी का गिल्ट पेरेंट्स के दिलों से नहीं जाएगा। अपने बच्चों को लाजमी बताएं, अगर कोई अननोन शख्स उनके साथ इस तरह की गैर इखलाकी या इस तरह की कोई हरकत करता है या कोई नाजेबा हरकत कर रहा होता है तो अपने बच्चों से इस तरह की कॉन्वर्सेशन रखें कि वो हर तरह की आपको बात आकर बताएं और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली जो पेरेंट्स हैं वो उनको गाइड कर सकें। जनाब, वक्त हुआ है एक ब्रेक का और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आई एम श्योर कि आपको भी हमारे सेगमेंट का इंतजार रहता है, बचस किचन सेगमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह कि आपको पता चल रहा है कि अनम मेरे साथ हैं और मैं चमचा मुसलसल हांडी में नहीं मीठे में हिला रही हैं मुसलसल। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा नवाबी सवैयाँ। अच्छा, इसको नवाबी सवैयाँ क्यों कहते हैं? अच्छा, नवाबी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इसका जो टेक्सचर होता है आम सवैयों की निस्बत जो है थिक होता है। ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि कस्टर्ड जाता है, इसमें ड्राई मिल्क जाता है, चाहे तो आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर ले। अच्छा, और इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर कंडेंस मिल्क जाएगा और इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर जाएगा। अभी हमने क्या प्रोसेस किया? अभी सिंपल हमने 1 लीटर दूध था उसको बॉईल कर लिया, फ्रेश मिल्क ले ले या जो भी आपको कोई डब्बे का पसंद है वो ले ले। उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया। ठीक है। बटर ऐड करने के बाद 1 पैकेट पूरा सवैयाँ का जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये जो थोड़े पिस्ते हैं ये जाएंगे इसके अंदर ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कंडेंस मिल्क। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क कितना हमने इसमें ऐड किया? तकरीबन आधा कप के करीब, जो कि होगा 4 to 5 टेबलस्पून। ठीक है। और हमारी सवैयों को बॉईल आ जाए तो बिल्कुल जब आपकी सवैयाँ कुक हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हमने सिर्फ कुक करना है और कुक करने के बाद इसको निकाल लेना है। ठीक है। मीठा आपने अपनी मर्जी का रखना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। बिल्कुल, अरोमा तो लाजमी है। बिल्कुल। बस जैसे ही इसमें बॉईल आता है तो साथ ही हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है फ्लेवर लिया है हमने। वनीला ले लें या मैंगो ले लें, जैसे जो भी आपको वनीला बेस्ट रहेगा। तो जो भी आपको वैसे जो भी अपने हिसाब से अच्छा लगता है, जैसे अगर किसी को स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है या जिसको भी जो भी अच्छा लगता है वो कर दीजिए। कितना थिक करेंगे तकरीबन हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम नहीं ऐड करेंगे, लेकिन हमें इसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा चाहिए। जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये बिल्कुल स्टिफ होगा। ठीक है। हार्ड फॉर्म में होगा। हार्ड फॉर्म में होगा। ओके, मुसलसल हिलाना है क्योंकि कस्टर्ड अब इसमें ऐड हो चुका है। तो
जैसे ये इसको एक बॉईल आना शुरू हो जाएगा, ये बड़ी जबरदस्त डिश है ना। देखिए आप जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा, साथ ही इसके अंदर बड़े ही बादाम हम ऐड कर जी रहे हैं। बिल्कुल, ये थोड़े मिक्स नट्स हैं, थोड़े से इसमें डाल लेते हैं, थोड़े से जो है हम ऊपर से गार्निश करेंगे। और इसके अंदर जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, सिर्फ रूह अफ़ज़ा जो है बेसिकली हम फ्लेवर और एक कलर चेंज करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके जी, देखिए आप ये रूह अफ़ज़ा की क्या ही बात है, जब रूह किसी अफ़ज़ा मीठे में बिल्कुल ऐड जी, हो जाए ना बिल्कुल। तो। और आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, फल और सब्जियों के अर्क से ये बनता है, जैसे कि सेब, संतरा, अनार और गुलाब की पत्तियों के अर्क से। और आपको पता है कि अब जैसे वेदर बड़ा चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली सर्दियाँ आ रही हैं, तो जैसे जैसे वेदर चेंज होगा तो आप अपने इसके मीठे में भी ऐड कर सकते हैं। किसी दिन जो है हम रूह अफ़ज़ा के साथ जो है शाही टुकड़े भी बनाएंगे। अरे क्या बात है ना। ये देखिए, आप उसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस हाथ बचाइएगा क्योंकि ये Bubbles अभी निशानी उसके, होती हाँ। है कि आपका Fully जो cooked हो fully चुका है। cooked हो गया है। देखिए ऊपर स्प्लैशेस आ रहे हैं, यस, तो बस ये इसका मतलब है कि Dish out हमारा करने का dish out time। करने का टाइम हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे अब हम। बिल्कुल, ठीक है चलें जी, ये रेडी हो गया। और अब इसको हम सर्व करेंगे, सॉरी गार्निश करेंगे इसको मिक्स नट्स के साथ, और है। ऊपर से इसको लगाएंगे चांदी के वर्क। इसको हम करें डिश लाइन में कर देते हैं। जी बिल्कुल, आप आए। ये देखें कितनी अच्छी, और जब ये उसमें हो जाएगी, क्या कहते हैं, फ्रिज में जाएगी, तो ये अच्छी खासी अच्छा, जो है अन्ना, सेट कुछ हो लोग जाएगी। इसको गरम भी पसंद करते अच्छा, हैं। मैं जो हूँ गरम वाला ठंडा बंदा हूँ, पसंद? हाँ। तो गरम, अच्छा। मुझे गरम पसंद है। और बाकी मेजोरिटी वैसे ज़्यादातर ठंडे ही खाने की पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है सवैयाँ वो गरम पसंद है। अच्छा अनम, इसकी रेसिपी आप जरा एक बार। जी, ये चांदी के वर्क भी आप लगा ठीक है, लीजिएगा। बल्कि simple। वर्क पहले लगाते हैं उसके बाद। इसकी रेसिपी है, 1 लीटर मिल्क था, उसके अंदर जो है आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आप चाहे तो इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। वनीला एसेंस इसमें गया है तकरीबन 1 टीस्पून के। उसके बाद सवैयाँ हैं 1 पैकेट, और डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको कुक कर लेना है। कुक करने के बाद आपने एंड में इसके अंदर जो है मिक्स नट्स डालने हैं और चांदी की वर्क से इसको ऐसे गार्निश करना है। अच्छा, कस्टर्ड जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लेकर, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी करते हैं, लेकिन वनीला कस्टर्ड के साथ जो है बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। डन जी? जी डन। वाह नबिया, क्या सवैयाँ बनाई हैं आपने, नवाबी सवैयाँ। मैं बनाऊंगी इनको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इसको हम फ्रिज में रखेंगे इसको, हाँ जी, फ्रिज में अन्ना, रखें। बिल्कुल। तकरीबन कितनी देर के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं? तकरीबन 1-1.5 घंटा बहुत है इसको, जब ये सेट ही होना है ना इन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए आप इनको रख लें, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और अच्छा, अगर आपने इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ऊपर से इसको क्लिंग फिल्म के साथ रैप कर लें, ताकि सवैयों में क्या होता है कि पानी आ जाता है। अन्ना, जिस तरह से सवैयाँ हैं और ओवरनाइट हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं बनाकर, पानी वगैरह का तो वो कोई इशू बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आप चाहें इसको इजीली रखें 1 दिन के लिए, बल्कि 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन वही ऊपर से रैप करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस चम्मच से आप खा रहे हैं वो चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना। उससे क्या होता है बेसिकली पानी वो चीज़। अच्छा, ये हमेशा होता है कि जब अगर आपने ओवरनाइट रखे हैं तो इसमें चम्मच ना लगाया जाए। बिल्कुल चम्मच नहीं लगाया जाता, वरना पानी छोड़ देता है। ये क्या साइंस है? ये मतलब एक जैसे खास तौर पे झूठा चम्मच, जैसे आपने खाया, टेस्ट किया और आपने फिर लगा लिया, वो बेसिकली करना शुरू करती है। और उसके बाद जब आप फ्रिज में रखते हो, जाहिर बात है ऊपर से उसको वो मिल रही होती है, मतलब ठंडक मिल रही होती है, तो इसलिए ऊपर रैप लगाते हैं ताकि उसके अंदर नमी ना आए। नमी ना, जबरदस्त। हम इसको रखेंगे फ्रिज में, हम तकरीबन 3 to 4 आवर्स रखेंगे आराम से। हाँ जी, और ठंडा करके आप इसको सर्व करें। नट्स आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो कितने, बिल्कुल ऑप्शनल है वो, तो ऑप्शनल चीजें आप चाहे हैं। तो उसमें जो खोया है वो भी ऐड कर सकते हैं। दूध की जगह लोग अक्सर पानी वाली जो सवैयाँ बनाते हैं वो ड्राई बनती है, वो कैसी बनती है? अच्छा, पानी वाली, वो उसे कहा जाता है जर्दे वाली सवैयाँ। जर्दे वाली सवैयाँ। एक इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जर्दे वाली सवैयाँ भी बनाएंगे, वो बिल्कुल, लेकिन बड़ा फर्क आ जाता है इसमें रेसिपी का। जमीन आसमान का फर्क होता है, टेस्ट में फर्क होता है, और लुक वाइज तो वैसे ही वो उसे कहा ही जाता है जर्दे वाली सवैयाँ। जबरदस्त। और रूह अफ़ज़ा इसमें जनाब ऐड हो चुका है। रूह अफ़ज़ा, हाँ जी बिल्कुल, हमने देखा अभी इसका जो पिंकिश इंग्रेडिएंट्स आसान है इसके। कंडेंस मिल्क अगर आप ऐड नहीं करते तो फिर चीनी ऐड कर लेंगे, चीनी ऐड कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जबरदस्त। तो ट्राई करें आप लोग, मीठा बनाएं और फीडबैक भी आपने उसका लाजमी हमें देना है कि किस तरह का बना है। और सवैयाँ, दूध सवैयाँ तो वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो वाली बात है। जितनी चीजें आप उसमें ऐड करते जाएंगे वो उतनी रिच होती बिल्कुल। तो आनंद, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द रेसिपी। और कल इंशाल्लाह जो है वो कल इंशाल्लाह ताला कुछ नया कुछ
बनाएंगे, कुछ नया मजेदार ट्राई सा। करेंगे जनाब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात नई रेसिपी और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan.